नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब पत्नी द्वारा पिता पर किए गए अत्याचारों का पता बेटे को चला तो उसने पत्नी का किया ऐसा बुरा हाल कि अरे रमा, 2 कप चाय तो बनाकर ले आओ। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पियेंगे, जैसे बरसों पहले पिया करती थी। प्रताप जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा जी बोली, अजी चाय तो मैं बनाकर ले आई हूं, लेकिन आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया है। बहू ये देखेंगी तो क्या बोलेंगी, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रहे हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। बूढ़े हो गए हैं तो क्या, आखिर है तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। प्रताप जी मुस्कुराकर बोली। इतना सुनते ही रमा देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई, लेकिन अगले ही पर छत की चारपाई पर लेटे हुए प्रताप जी का यह सपना बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंदों ने तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली ना हो जाए, यह सोचकर कपकपाते हाथों से सब कुछ अंदर रखने लगी। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग भीग चुके थे। प्रताप जी सोचने लगे कि 2 ही जोड़ी तो कपड़े हैं मेरे पास, एक तो पहना हुआ है, वह तो भीग गया, और दूसरी जोड़ी रात को धोकर सूखने डाले थी, वे अब तक सूखे नहीं होंगे। प्रताप जी गीले कपड़े पहने हुए ही लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। उनका शरीर ठंड लगने के कारण कांप रहा था। छोटी बहू रसोई घर में ही बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बहू को आवाज लगाई, बहू 1 कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है, और मुझे रौनक का एक कुर्ता पजामा दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा रौनक नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए कपड़े लेकर बाहर आती ही होगी तो मुझे चाय भी बना कर देगी। लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तो उनके भीगे कपड़े भी सूख चुके थे। लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। उन्होंने अपने पोते के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भी भिजवाया, लेकिन जय ने आकर बताया, दादाजी, माँ भी फोन पर बात कर रही हैं, थोड़ी देर में आकर चाय बना देंगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। बहू अभी तक फोन पर ही चिपकी हुई थी, अपनी माँ के साथ बात करने के चक्कर में। बहू रोज चाय को देर कर देती है, वे अकेले में ही बड़बड़ाने लगी। अभी 1 वर्ष पहले की ही तो बात है कि शादी की 40वीं सालगिरह पर प्रताप जी और उनकी पत्नी रमा देवी जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया है। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नजर लग गई। कुछ ही दिनों बाद रमा देवी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई रमा?
मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। सोचते हुए वे रुआसे से हो गए। करीब आधा घंटा और बीतने के बाद जब बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में चाय बनाकर लाई और कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी, पहले घूंट पीते ही दिल से आवाज आई, हाय, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करे और ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, मेरे मन को शांति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान रखा है कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। यह भी कोई चाय हुई भला? उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती दूध के नाम पर 2 घूंट दूध। कितनी बार कहा है, शुगर का मरीज हूं तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। सुबह का नाश्ता देर से देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्कुट या 2 ब्रेड ही दे देती, पेट को भी कुछ संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते सोचते ही प्रताप जी की आंखों से आंसू बहने लगी। वे चाय के साथ साथ आंसू भी पीते गए और मन महसूस कर रह गई। सोचने लगी, बहू को कहने का भी क्या फायदा, जवाब तो मालूम है। जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और राम की माला जपा करो, ज्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं। प्रताप जी के 2 बेटे और 2 बहुएं। उनकी पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू ने ले लिए और नीचे की मंजिल 2 कमरे में बड़े बेटे और बहू ने अपना और अपने बच्चों का सामान रख दिया। प्रताप जी और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसी बच्चों का कमरा बना दिया गया। दलील यह दी गई कि अब माँ जी तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर कर बैठे। बाबूजी को अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है? छोटा बेटा रौनक बोला तो बड़े बेटे राजीव ने भी रजामंदी देकर कहा कि अकेले पिताजी तो छोटे कमरे में भी रह सकते हैं। अपनी पत्नी रमा के जाने के बाद से ही दोनों बहुओं की आपस में खुसर फुसर होती देखकर प्रताप जी को कुछ ऐसी ही बात का अंदेशा तो पहले ही लग चुका था, वरना यही दोनों बहुएं होती थी जो एक दूसरे के चेहरा देखकर भी खुश नहीं थी, लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने प्रताप जी का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। पहले से ही एक काकीपन की मांड झेलते हुए प्रताप जी के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दुगना कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सोते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने के बाद फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे 10 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों बेटे बहू अलग अलग रहने लगे और बाबूजी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। 2 बहुओं में बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएंगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेंगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी।
क्योंकि रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करने उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कभी कभी तो प्रताप जी अपना सब्र खो बैठते थे और गुस्से में कह उठते, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। छोटी बहू 2 टूक जवाब देकर उनका मुंह बंद करा देती। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक प्रताप जी अधीर हो उठते थे और बड़ी बहू को भी 2 रोटी ज्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी नहीं भर पाता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए सोचने लगे कि बहुओं को कुछ कहता हूँ तो उल्टा 4 बातें सुना देती हैं कि इस उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। और फिर आप कोई काम करने थोड़ी ही जाते हैं, इतना खाना खाओगी तो पचाना मुश्किल हो जाएगा और यदि बीमार पड़ गई तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाएंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थी। और मजाल है कि पतिव्रता बेटे अपनी पत्नियों को विरोध करे। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर प्रताप जी भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे को लौट जाते हैं। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते हैं। देख लिया रमा तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरा आत्मसम्मान पर आज तक न आने देती थी, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है चुप करके खा लेता हूँ। फिर भी ऐसे ताने, अब तो मैं केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई जिस दिन तुम मुझसे जुदा हो गई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम भी ना पाती होंगी। प्रताप जी सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक तो पता है लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ रही है, तब जाकर बेटे बहुओं का ये हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो यह लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। उम्र होने के बावजूद रमा ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का। किसी बेटे को एक सब्जी पसंद ना होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन खाली पेट न सोने देते थे अपने बेटे को। शादी से पहले तक 2 बेटे भी बहुत मान सम्मान करते थे। मैं अपने बेटों का श्रवण कुमार की संज्ञा देते हुए फूलों न समाता था। हमेशा कहता था, देखना श्रीमती जी, हम दोनों अपना बुढ़ापा बहुत सुख से काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटे को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते ना थे दोनों पति पत्नी। उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हो गई। बहुएं थी तो बड़ी तेज तरार, लेकिन अपनी सास का पूरा मान करती थी, या यूं कहे कि इज्जत देने का ढोंग करती थी। पूरा घर जो संभाल रखा था उनकी सास माँ ने। आधे से ज्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी
पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार से उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है उन्हें, जब रमा देवी 104 डिग्री बुखार में करा रही थी। दर्द के कारण सिर फटा जा रहा था उनका। कितना कहा था उन्होंने अपने दोनों बेटों को कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों बेटों ने ही यही कहकर टाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली नहीं होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है। इस बात का भी उन पर कोई असर ना हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं रमा के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब तक घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमा तो मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया। यह लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूं 2 रोटी तो खाऊंगा ही ना। क्यों मेरी वह 2 रोटी भी इन लोगों को आज भारी लग रही है। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते उनकी कब आंख लग गई पता ही न चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रताप जी सुबह और शाम के समय पार्क में जाकर बैठती थी। वहाँ हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बदल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो शर्मा जी बोली, आज बहू पनीर की सब्जी बना रही है क्या? बताओ। पनीर की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि दिल नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। शर्मा जी ने जैसे ही पनीर की सब्जी का जिक्र किया तो प्रताप जी की आंखों में चमक आ गई। पनीर की सब्जी तो मेरी पत्नी रमा भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहू को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। फिर एकाएक अपनी आंसुओं को अपने दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगी, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छा बनाती है। इस पर शर्मा जी बोली, अरे प्रताप, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी शर्मा जी नहीं माने और जिद करके प्रताप को खाना खाने के लिए अपने घर ले गई। कुछ दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू बाबूजी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा दी है आपने तो हमारी। प्रताप जी जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बन तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आपने किया क्या है। अभी अभी काम वाली बाई बता कर गई है कि आप शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं? आजकल आप जानते भी हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी कि 2 बेटे मिलकर भी इन्हें 2 समय की रोटी नहीं खिला सकते। दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर प्रताप जी का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। अपराध बोध की भावना के कारण
वे कुछ बोल ना पाए और दुखी मन से वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि यदि मुझे मेरे अपने घर में भरपेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर खाना खाने क्यों जाता। यदि मैंने शर्मा जी के घर 1-2 दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसी हो गया। मैं भी भूखा कब तक रहूं। आखिर मेरा भी तो दिल करता है कि भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह प्रताप जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थी। एकाएक उन्हें याद आया, आज तो रमा की बरसी है। आज के दिन ही तो रमा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज रमा देवी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। छोले की सब्जी, रसगुल्ले, हलवा पूड़ी और खीर बनाई जा रही थी। दही भल्ले और दाल की कचौड़ी भी बनाई गई थी। जोर शोर से सारी तैयारियां की जा रही थी। रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों को भी बुलावा भेज दिया गया था। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। प्रताप जी ने छोटी बहू को आवाज लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई घर में, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। प्रताप जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगी। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक ना दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटी ही बना दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार ही बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लगी है पेट पे जो कुछ समय रुका नहीं सकते। देख तो रहे हैं इतना काम है हमारे पास, अब एक ही बार खाना खाएंगे। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप कैसे खा सकते हैं। अरे तो 1 कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। प्रताप जी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा, जो वहीं पर पंडित जी का आसन लगा रहा था, गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूं। इस पर छोटा बेटा, जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था, कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ, आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हैं। अपमान के घूंट पीते हुए प्रताप जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी 11 पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन प्रताप जी को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। सोचने लगे, हाय रे विधि का विधान, या कैसा दस्तूर है। जीते जी तो अपने बुजुर्गों को ये लोग पूछते नहीं है कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की चीजें बनाई जा रही हैं और पंडितों को खिलाई जा रही हैं। मन ही मन सोचने लगे कि काश इंसान अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाकर झकझोर कर कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे वे भोजन का पहला कौर मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। आंसू देखते ही उन्हें कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि ये सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रताप जी के सबर का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोली, नहीं चाहिए मुझे ये बेइज्जती भरा खाना। सुना, मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? प्रताप जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, दो बेटे और बहुएं होने के बावजूद मुझे भरपेट खाना नहीं खिला सकती, और एक दो दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उसमें भी तुम्हारी नाक कट जाएगी। इस पर भी जो चली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई हैं, वे अभी तक मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही हैं। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन मैं भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटे को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुओं की तरफ देखते हुए प्रताप जी बोले, कभी आज तक मेरी पसंद सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे? बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूं मैं। तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना जानती हो, उनकी पसंद का खाना उन्हें खिलाना जानती हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वक्त खाना भी ऐसी पकड़ाती हैं जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हूं। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूं, तब जाकर कहीं चाय मिलती है मुझे, और वो भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है ना? तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया है ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें से मैं भी भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारी जानकारी लेके बता दूं बेटा कि मैं अपनी पूरी पैशन इस घर में देता हूं, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा हूं। और उसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी पर तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसका मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने की या मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहती हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ बोल न पाए। प्रताप जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुओं के आंखें शर्म से झुक गई। शर्मा जी, जो प्रताप जी की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, ये बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाए। इन्हें जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा? इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, 1 हो या 2, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वे अपने पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। अपने बड़े बुजुर्गों की यह बातें प्रताप जी के दोनों बेटों के दिल को झकझोर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पश्चाताप के आंसू। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोचकर वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज्यादा यह बात उन्हें खाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को शर्मा जी के यहाँ जाकर भोजन खाना पड़ गया था। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने
पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और अपनी अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ पिताजी का जो कमरा उन्होंने बच्चों को दे दिया था उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए और पिता के खाने का खास ध्यान रखा जाए। हिदायत दी। आज प्रताप जी अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविजन देखने का आनंद उठा रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।